यूपीएससी हिंदी वॉइस पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम सफलता सीरीज की पहली क्लास है। इस क्लास में हम जानेंगे कि डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, दोनों से क्या आउटपुट मिलता है, ऐसा क्या आउटपुट है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डेली आंसर राइटिंग से सीखने को मिलती हैं लेकिन टेस्ट सीरीज से नहीं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली आंसर राइटिंग से नहीं मिल पाती हैं लेकिन उनका फुलफिल टेस्ट सीरीज कर देती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे डेली आंसर राइटिंग से हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, या जो हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं उससे हमें क्या मिलता है। देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है हमें लर्निंग। सबसे पहले जब आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, पहला उत्तर लिखेंगे, डेली आंसर राइटिंग से ही आप उत्तर लिखना शुरू करते हैं। यानी स्टार्ट यहीं से होता है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप टेस्ट सीरीज दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उत्तर लिखना आएगा ही नहीं तभी तक। सेकंड चीज़ आती है आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब आप करते हैं, सबसे पहले जब जो भी स्टूडेंट है या अभ्यर्थी हिंदी माध्यम का या इंग्लिश मीडियम का कोई भी स्टूडेंट हो, जब पहला आंसर लिखता है तो उसको लगभग सोचने में और 20 से 25 मिनट तक लग जाते हैं। कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी, हमारे सेशंस में आई थी, हमें डायरेक्ट मैसेज करके यही बताया था कि उनको एक एक आंसर में 20 से 25 मिनट तक लग रहे हैं। लेकिन हमने उससे बोला था कि प्रैक्टिस करते रहिए, ये प्रैक्टिस आपको इन 25 मिनट से लेकर 7 मिनट तक लाएगा। तीसरी चीज़ है मिस्टेक्स। देखिए, डेली आंसर राइटिंग आप जब करते हैं, डेली के आप 2 आंसर लिख रहे हैं, 3 आंसर्स लिख रहे हैं, उनमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आप जो मिस्टेक्स करते हैं, इस मिस्टेक्स में क्या क्या आता है पहले वो देखते हैं। देखिए, एक मिस्टेक्स होती है लैंग्वेज की, या आप लैंग्वेज ही नहीं बना पा रहे हैं। यानी क्या, जैसे आपको सिंपल वर्ड में समझाएं, सिंपल वाक्य में, जैसे राम बाजार जाता है, यदि इसी वाक्य को हम ऐसे लिखें कि बाजार राम जाता है, तो ये वाक्य संरचना बिल्कुल रूप से गलत हो जाएगी, एक वाक्य संरचना नहीं बनती। सेकंड थिंग आती है आपकी अशुद्धियाँ। कई सारे स्टूडेंट की डेली आंसर राइटिंग में एक प्रॉब्लम आती है कि अशुद्धियाँ बहुत अधिक आती हैं। अशुद्धियों से क्या होता है, आपका जो आंसर का जो प्रभाव है वो बहुत गलत पड़ता है। एग्जामिनर आपका जब आंसर चेक करता है तो वो अगर वो मार्क्स देना चाह रहा होगा 1 या 2 मार्क्स, तो वो भी वो कट कर देता है। तीसरी मिस्टेक क्या आती है कि आप इंट्रो, मुख्य पार्ट और कंक्लूजन, इनको तरीके से लिख ही नहीं पा रहे हैं। ये मिस्टेक्स जब तक आप डेली आंसर राइटिंग में करेंगे नहीं, तब आप तक सीख ही नहीं पाएंगे तब तक आप। अब ये रही कुछ बेसिक मिस्टेक्स होती। अब चौथी क्या होती है, अब इन मिस्टेक्स के बाद अब इनको एनालाइज करना पड़ता है। अब आप एनालाइज करेंगे, एनालिस एनालाइज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि आप इंट्रो में ये गलतियां हैं, मेन पार्ट में ये गलतियां, कंक्लूजन में ये गलतियां हैं, तब तक आप सीख ही नहीं पाएंगे एनालिसिस कैसे करना है। हम अगली क्लास में आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आंसर का इंट्रो लिखा जाता है, मेन पार्ट लिखा जाता है और कंक्लूजन लिखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे आप अपनी डेली आंसर राइटिंग के जो आंसर्स हैं उनके। अब हमारी पांचवी चीज हो गई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखिए, जब आप डेली आंसर्स लिखते हैं तो आप सभी को एक जो प्रॉब्लम आती है, जो हमने अपनी इंटरव्यू थिंकिंग में भी बात की थी, एक्टिव रिकॉल वाली जो क्लास वीडियो है हमारी, उसमें भी हमने बात की थी कि आपको याद ही नहीं आता है कंटेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो आप आंसर लिख ही नहीं पाएंगे, शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आप एक आंसर लिखते हैं, जब आप उसको लिख नहीं पाते, तो आप क्या करते हैं, आप नोट्स पर दोबारा जाते हैं और उस कॉन्सेप्ट को दोबारा अच्छे से पढ़ते हैं। जब आप उसको दोबारा अच्छे से रिवीजन करते हैं तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है। उसके बाद आप आंसर्स लिखते हैं तो वो आंसर आपके आंसर राइटिंग में भी आ गया और उस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको पूरी तरह से क्लैरिटी भी हो गई। अब लास्ट है वीक एरियाज। आपको इससे पता चलता है कि मेरा कौन सब्जेक्ट वीक है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक मेरा वीक है जिसमें मैं आंसर्स नहीं लिख पा रहा हूँ, किस में कंटेंट में कमी है, या किसके। देखिए, अब इनमें अंतर होता है। GS1 की जब आप आंसर्स लिख, देखिए लगभग आंसर राइटिंग सेम ही होती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन तीनों में उत्तर लेखन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि प्रश्न की जो मांग डिमांड होती है वही थोड़ी अलग हो जाती है दोनों में, या तीनों में बात करें तो। साइंस एंड टेक का आंसर पॉलिटी की तरह नहीं लगेगा, एथिक्स का आंसर अलग लगता है। तो आपको पता चलेगा कि वीक एरियाज कौन से हैं आपके, किस सब्जेक्ट के आंसर्स आप ठीक लिख पा रहे हैं, किस सब्जेक्ट के आंसर्स आप ठीक नहीं लिख पा रहे। तो ये चीज़ें पता चलती हैं आपको डेली आंसर राइटिंग से, जो कि अगर आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज देंगे तो उससे वो चीज़ें पता नहीं लगेगा। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे जो डेली आंसर राइटिंग से नहीं मिल पाते, लेकिन उनकी जो फुलफिलमेंट है वो
टेस्ट सीरीज कर देती है। अब लेके चलते हैं हम टेस्ट सीरीज को। सबसे पहले डिसिप्लिन। आपने ये चीज देखी हो कि डेली आंसर राइटिंग में आपका अनुशासन बन ही नहीं पाता है, आप कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती उस चीज में। क्यों? आपने किसी दिन 5 आंसर लिख लिए और किसी दिन या 2-3 दिन आपने एक भी आंसर नहीं लेना। टेस्ट सीरीज क्या होती है? जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं किसी क्लासेस को या कोचिंग की क्लासेस या टेस्ट सीरीज किसी भी संस्थान की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसमें आपका आता है, उसमें आपको देखिए टाइम टेबल मिलेगा, आपको टाइमिंग मिलेगा और टाइम टेबल मिलेगा। आपको इस डेट को इस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देनी है, तो आप डिसिप्लिन आता है इससे, सबसे महत्वपूर्ण चीज। और इस डिसिप्लिन में क्या आता है? आपको पता है कि मुझे ये 3 घंटे में ही 20 आंसर्स लिखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते हैं। डेली आंसर राइटिंग में क्या होता है? आपको पता है कि ये आंसर लिखना है, अगर आपने शाम को सोचा कि मैं सुबह ये 2 आंसर्स लिखूंगा, तो हो सकता है कि जब आप सुबह उठें तो बोल दें कि अभी मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, शाम को आंसर लिख लूंगा। ये चीजें सभी स्टूडेंट्स के साथ होती है। अगर आप एग्री करते हो तो अभी यस लिखो इसी टाइमिंग को डालकर। अब सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। इसी चीज से आप सीखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। डेली आंसर राइटिंग जब करते हैं, हो सकता है कि आपने आंसर राइटिंग बहुत कर ली, डेली आंसर राइटिंग, और आपकी टाइमिंग आने लगी है 7 मिनट, लेकिन एक आंसर और 20 आंसर्स में लिखने में अंतर होता है। आप आंसर लिखने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं आपको पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक के किस एरिया से आएगा, कितना डीप पूछा जाएगा, उसका टेल वर्ड क्या है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको समझते हुए आपको 7 मिनट में वो आंसर लिखना है। तो होता क्या है रियल एग्जाम में भी और टेस्ट सीरीज में भी बच्चों के साथ होता क्या है, यूपीएससी की मेंस एग्जाम में 2023 और 24 में भी यही हुआ है कई सारे स्टूडेंट्स का। उन्होंने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, लगभग 16 से लेकर 17 तक अटेम्प्ट कर पाए हैं। क्यों कर पाए? वही टेस्ट सीरीज कम लगाई थी, उनका टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाया। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है टेस्ट सीरीज। डेली आंसर राइटिंग से आपका टाइम मैनेजमेंट बन ही नहीं पाएगा। आपको 20 क्वेश्चन जब तक आप लिखेंगे नहीं 3 घंटे में, तब तक आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अधूरी है। आप कितना भी अच्छा आंसर्स लिखने, अगर आप एग्जाम में आंसर्स लिख ही नहीं पा रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन, तो आपकी पूरी जो मेहनत होती है प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर और इंटरव्यू को लेकर, वो पूरी जीरो हो जाती है। इस चीज को अच्छे से समझिए। अब है थर्ड, सिली मिस्टेक्स। देखिए, जो गलतियां आपको डेली आंसर राइटिंग में पता नहीं लगती, कैसे पता नहीं लगती? क्योंकि आप उसमें थोड़ा हल्का सा धीमा लिखते हैं टेस्ट सीरीज की, अगर हम तुलना करें तो। अगर आप इसमें फास्ट लगेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आपकी अशुद्धियां नहीं हो रही हैं डेली आंसर राइटिंग में, तो टेस्ट सीरीज में अशुद्धियां ज्यादा हो रही हैं, इस चीज को आप देखेंगे। इसी तरह से और कई चीजें हैं, जैसे अशुद्धियां हो रही हैं, कई आंसर्स में आपने इंट्रो अच्छा नहीं लिख पाया है, कई में कंक्लूजन अच्छा नहीं लिख पाया है, या मेन पार्ट में आप जो डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम नहीं बन पा रहे हैं जल्दबाजी में। तो ये सिली मिस्टेक से इनको तभी ठीक किया जा सकता है जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं। जब आप गलती करते हैं तो सेकंड टेस्ट के लिए आप चाहो इम्प्रूवमेंट करते हैं खुद में। जब आपको पता है कि मैंने ये गलती की, मुझे अगली टेस्ट में ये गलती नहीं करनी है, तभी आप इन मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है टेस्ट सीरीज से सिली मिस्टेक्स। अब चौथा हो गया एग्जाम एनवायरमेंट्स। डेली आंसर राइटिंग आप कितना भी करते रहिए रूम पर बैठे हुए अपने टेबल पर, आंसर राइटिंग वो बहुत सिंपल होती है। लेकिन जब आप एग्जाम एनवायरमेंट में पेपर सॉल्व करते हैं, भले ही आप उसी टेबल पर सॉल्व करें, लेकिन आपके पास, एक मिनट इसको रिमूव कर दें, आप एग्जाम अगर उस टाइम उस अगर आपके टेबल पर एक पेपर रखा हुआ और कॉपी रखी हुई है, और आपको पता है कि मेरे पास जो वॉच रखी हुई है उसमें 3 घंटे स्टार्ट हो गए हैं, ये टाइम चल रहा है आपका, तो वो एग्जाम एनवायरनमेंट ऐसा बनता है कि आप बीच में से उठ नहीं सकते। हो सकता है डेली आंसर राइटिंग करते वक्त आपने क्या किया होगा, कोई काम आ गया होगा, तो आप आधा आंसर लिख के छोड़ गए, फिर लौट कर आधा आंसर लिख लिया, लेकिन आपको 3 घंटे में 20 आंसर्स लिखना है। तो वो होता है एग्जाम एनवायरनमेंट। अगर आप किसी क्लासेस में जाके या किसी संस्थान में जाकर टेस्ट दे रहे हो तो और अच्छी बात है, वो इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर आपको अपने जो आपके जो कंपटीशन में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो भी दिखते हैं, आपको दिखता है कि सभी आंसर्स लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो एग्जाम एनवायरनमेंट बनता है टेस्ट सीरीज से। अब है परफॉर्मेंस एनालिसिस। देखिए, परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे करना होता है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स आएंगे, उससे एनालिसिस होगा।
सिर्फ मार्क्स के आधार पर आपको ये नहीं करना कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो 50% है या 60% है। आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि एनालिसिस क्या करना है परफॉर्मेंस का। मेरी गलतियाँ कहाँ हुई, मुझे कहाँ सुधार करना है, मैं कहाँ बेहतर और कर सकता था कि मैंने किया नहीं, मतलब मेरी तैयारी थी, मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। जैसे इस आंसर्स को मैं लिख सकता था, लेकिन जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं और मैं इस क्वेश्चन को गलत करके कि मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, इसको छोड़ गया। ये होती है परफॉर्मेंस एनालिसिस। आपकी जितनी परफॉर्मेंस है, जितने आप टेस्ट देते जाते हैं, उतनी परफॉर्मेंस में आपका इम्प्रूवमेंट होता जाता है। अब लास्ट हुई आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब क्या है? सब्जेक्ट को लेकर जब आंसर राइटिंग करते हैं तब आपको पता होता है कि स्पेसिफिक आप पॉलिटी का क्वेश्चन लिखने वाले हैं, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तब आपको ये पता नहीं होता कि पॉलिटी के भी किस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन किस फ्रेमवर्क पर आएगा। तो इससे क्या होता है, आप जब टेस्ट के लिए पढ़ते हो तो लगभग पूरा पढ़ते हैं, जितना हो सकता है पूरे डायमेंशंस होते हैं उनको कवर करते हैं। इसी कवर करने के चक्कर में आप कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं। इससे क्या होता है, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आती। आपने एक चीज देखी होगी, जिन्होंने देखी प्रीलिम्स या मेंस नहीं दिया है उनको ये चीज नहीं पता होगा, लेकिन जिनको जिनको पता होगा कि प्रीलिम्स के बाद जब वो तैयारी करते हैं तो इतनी तैयारी करते हैं कि वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंस नहीं दिया उनको लगता क्या होगा कि सर मेरा तो सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, मैं आंसर्स कैसे लिखूंगा। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जब आप पर एग्जाम का प्रेशर होगा, तो ऑटोमेटिक आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, ये विश्वास मानिए। तो देखिए ये चीजें होंगी डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज। अब हमको क्या करना है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को करना क्या है यहाँ से? देखिए अब शुरू करते हैं अपनी चीज। और आपको करना है डेली आंसर्स लिखना है कितने, लगभग देखिए 2025 वालों के लिए लगभग अब एक महीना बचा है लास्ट। 26 वालों के लिए भरपूर टाइम है, 27 वालों के लिए भरपूर टाइम है। अब करना क्या है आपको, 25 वाले हैं वो कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स लिखेंगे, लेकिन 26 वाले 27 वाले डेली 2 आंसर्स लिखिए आज से ही। अब कैसे लिखना है, आज से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारी क्लास आने दीजिए। 7 या 8 या 10 क्लासेस जितनी की जरूरत होगी आपको, उतनी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं होगा आंसर्स को लेकर कि किस सब्जेक्ट का आंसर कैसे लिखना है। अब 25 वालों को क्या करना है, 25 वालों को डेली 5 आंसर्स लिखना है। अगर आपको आंसर लिखना नहीं आता है तो आप भी वेट कीजिए, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको क्लासेस बहुत जल्द मिलेंगी। तो ठीक है, आपको क्या करना क्या है, 5 आंसर्स लिखेंगे आप डेली और उनको खुद से चेक करेंगे। हम आपको बताएंगे खुद से चेक कैसे करना है, और अगर संभव होगा तो कुछ आंसर्स हम भी चेक कर देंगे। 25 वालों की लिए व्यवस्था ये है, 26 वालों के भी हम आंसर्स देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी थोड़ा हम 25 वालों को दे रहे हैं क्योंकि लास्ट एक महीना उनको बचा हुआ है। 26 वालों पर भी हमारा फुल फोकस है अभी कि वो अगर आंसर दिखाना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं तो हम देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको आंसर्स लिखना सीखना पड़ेगा। अब सीखेंगे कैसे, वो क्लासेस आपकी कंटिन्यू आने वाली हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, डेली के 5 आंसर्स लिखिए 2025 वाले, और 26 वाले 2 आंसर्स लिखिए। अब बात हुई टेस्ट सीरीज की। 25 वालों को टेस्ट सीरीज 100% देना है, दिसंबर में आपको एक टेस्ट सीरीज दे दीजिए, मिनिमम 2 दे सकते हैं तो 2 दे दीजिए। जब आप आंसर्स कितने दिनों में सीख जाएंगे, आप 5-7 दिन में आंसर सीख जाएंगे। 15 तारीख से अगर आपको कोई संस्थान में टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है तो किसी का प्रिंट आउट निकलवा लिए और उसको घर पर लिखने की कोशिश कीजिए। 3 घंटे में बिल्कुल नहीं उठना है, 1 मिनट के लिए वॉच को साथ में लेके बैठिए। अगर आपने पहले से बोला है कि मैं 9 बजे से टेस्ट दूंगा 12 बजे तक, तो कोई भी एक्सक्यूज मत दीजिए कि ये काम करना है, अभी ये काम नहीं कर, ये काम बाद में कर लूंगा मैं, या टेस्ट सीरीज बाद में दे लूंगा। कोई ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं चलने चाहिए आपको 25 वालों के लिए। 26 वालों को हम ये बोलेंगे, अभी थोड़ा आंसर राइटिंग पर आप ध्यान दीजिए। मार्च के बाद या अप्रैल के बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिए, पहली टेस्ट सीरीज दे दीजिए। जो भी टेस्ट सीरीज आपको पसंद हो, किसी भी संस्थान की किसी भी टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी आप साथ साथ में करते रहिए। 2026 वाले 25 वालों को तो करना ही है। तो हमने टेस्ट सीरीज के बारे में क्या बोला, 25 वालों को एक टेस्ट सीरीज दे देनी है किसी भी संस्थान की। अगर संभव होगा तो हम अपनी टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं पॉलिटी गवर्नेंस एंड सोसाइटी को जस्टिस वाली। अगर संभव होगा, अगर स्टूडेंट्स तैयार हैं तो कमेंट कर दो, जो जो स्टूडेंट्स तैयार हैं तो
अब बात करते हैं इनका आउटपुट क्या होगा। 26 वालों 25 वालों हमने दोनों को बता दिया कि उन दोनों चीज़ों से क्या मिलता है। अब आपको डेली आंसर राइटिंग भी करनी है और टेस्ट सीरीज भी देनी है 25 वालों को। 26 वालों को कितनी टेस्ट सीरीज देनी है मिनिमम? एक आप देंगे मार्च के बाद एक टेस्ट सीरीज, आपको दिसंबर से पहले 3 या 4 टेस्ट सीरीज देनी है। एक टेस्ट सीरीज में मिनिमम 5 टेस्ट तो होने चाहिए FLT वाले फुल लेंथ। आप दे दीजिए मिनिमम 25 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो दे दीजिए मिनिमम अभी दिसंबर 31 दिसंबर तक लगभग 5 टेस्ट दे दीजिए FLT वाले। ठीक है, अब वीडियो को हम एंड देते हैं। आज आपकी पहली क्लास थी, अब हम सेकंड क्लास लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कैसे आंसर्स लिखा जाता है। सबसे पहले आपको कुछ आंसर्स की बेसिक्स बताने पड़ेंगे हमको कि किस क्वेश्चन की डिमांड कैसे होती है। आपने सुना होगा टेल वर्ड का नाम, टेल वर्ड। अब अगली वीडियो हम ये सीखेंगे टेल वर्ड क्या होता है। आपने सुना होगा आलोचनात्मक परीक्षण, विवेचना कीजिए, परीक्षण कीजिए, समझाइए, विस्तार कीजिए। ये सारे वर्ड हैं, इनमें आंसर्स में क्या अंतर होता है, इनके आंसर्स में इनमें क्या अलग अलग लिखना पड़ता है, इसका इंट्रो कैसा होना चाहिए, इसका मेन पार्ट क्या होना चाहिए, इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, हम सब सीखने वाले हैं। सबको सबसे पहले आपको बेसिक्स सिखाएंगे, इसके बाद आपको धीरे धीरे आंसर्स लिखना सिखाएंगे। और यकीन मानिए हमारी अगर 10 क्लासेस हो गई, मिनिमम मिनिमम बोल रहे हैं हम, 10 क्लासेस हो गई तो यकीन मानिए आप आंसर राइटिंग में प्लस पॉइंट में चले जाएंगे अदर स्टूडेंट से, जिन्होंने क्लास नहीं ली है या जो तैयारी नहीं कर रहे हैं आंसर राइटिंग की, या जो कर भी रहे हैं किसी अच्छी कोचिंग से भी आंसर राइटिंग की क्लासेस कर रहे हैं, उनसे भी आप प्लस पॉइंट में चले जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, बस आप हमसे जुड़े रहिए लगातार। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।